let's have a session. Now we are going to start the session. Can we proceed? Students, can we proceed? Do you listen me? Give your feedback in the chat section. Okay, Minal said yes. And rest, what about the rest? I'm clear to you. I am audible to all of you. And the screen clear is also show to you. Slide is in front of you. You can see it. Okay. Let's we have a start the topic. So we are going to discuss today the contemporary issues in business ethics from the book Steinwick and Steinwick, and the course title is Understanding Business Ethics. Contemporary means the present, the right now. दौरे हाजिर में क्या एथिकल इश्यूज हैं? व्हाट आर द एथिकल इश्यूज? थेफ्ट है, डिक्विटीज हैं, साइबर क्राइम है, आपकी जो है वो मिस कैलकुलेशन फ्रॉड्स हैं, या फिर और फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड रिपोर्टिंग्स हैं, स्कीम्स हैं. तो कौन से इश्यूज हैं? इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं. तो लेट्स हैव अ स्टार्ट, लेट्स हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वी आर फेसिंग with in contemporary world. So here is a start with some phrase that I still have not found the tax rate that I'm looking for. So mostly the people are not able to pay the tax और टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स जो है वो क्लियर नहीं करते. तो एक टैक्स को लेके एक टैक्स इवेजन नजर आता है, टैक्स चोरी करना जिसे आप कहें. और कंपनीज अपने टैक्स को छुपाने के लिए कि ज़्यादा अमाउंट टैक्स पे ना करना पड़े, तो वो बहुत सारी इस तरह की मिस अप्रोप्रिएशन करती हैं, मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स करते हैं. तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर कि most of the time the organization try to show and display the profit. ठीक है, उसको टेम्पर करते हैं उसको, लेकिन खैर ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन की जाती है इसी वजह से, ताकि वो शो करे आपको ट्रू एंड फेयर व्यू. इट शोज अ क्लियर पिक्चर विथ यू. ठीक है जी. अच्छा, उसके अलावा अगर हम व्हेन वी मूव ऑन टू दैट कि हिस्टोरिकली ये जो एथिकल इश्यूज हैं वो क्या कुछ आए. देखें, एथिक्स मीन्स द राइट एंड द रॉन्ग डूइंग एंड द राइट एक्ट. ठीक है, इट इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, इविल, गुडनेस. तो ये जो एक प्राइम क्वेश्चन है एथिक्स का कि एथिकल वैल्यूज क्या हैं, मोरल वैल्यूज क्या हैं, एक अच्छाई क्या है, गुडनेस क्या होती है. अब इसी को जब हम अप्लाई करेंगे सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी के ऊपर, तो ये बन जाएगी सोशल एथिक्स. और जो सोशल एथिक्स है वो कहलाती है आज के टर्म्स में कहें तो दिस इज कॉल्ड व्हाट द पॉलिटिकल फिलॉसफी. बट राइट नाउ व्हेन वी कॉपरेट इन अ बिजनेस सेक्टर, जब हम उसको बिजनेस पे अप्लाई करते हैं, देखिए एथिक्स की के वर्जन है अप्लाइड एथिक्स. देखिए एथिक्स जब अप्लाई की जाए बिजनेस पे तो इट्स कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स. अच्छा, जब ये अप्लाई की जाए मीडिया पे तो इट्स कॉल्ड व्हाट, मीडिया एथिक्स. इसी तरीके से अगर ये मेडिकल में अप्लाई की जाए तो ये कहलाएगी क्या, जो है वो मेडिकल एथिक्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोएथिक एज वेल. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो हमें जो है वो और क्या इश्यूज नजर आएंगे. Whenever we apply the ethics in a particular field, we have to face some issues here. अच्छा, कैसे आगाज हुआ? अब यहाँ सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्रीक, क्लासिक ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, एथेन के शहर से निकले हुए लोग. और जब ये ट्रेड हुई, तिजारत हुई, कॉमर्स हुई, बिजनेस हुआ, तो उनको भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज सामने आए, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, जस्टिस, ये इस तरह के इश्यूज हमें नजर आते हैं. लेकिन ये जो इश्यूज थे ये तो माशरे के हैं ना. अब माशरे में तो तमाम तरह एक्टिविटीज आ जाती हैं. अब क्या कमर्शियल एक्टिविटीज को हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं? सवाल ये है कि हम ये कहें कि जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो अलग हैं, इंडिविजुअल लाइफ, और बिजनेस इज अलग, सेपरेट. नो, बिजनेस तो कोई चीज़ ही नहीं है. बिजनेस का तो मतलब ये था, कॉमर्स का तो मतलब ये था कि आप अपने सर्वाइवल के लिए फूड, शेल्टर, क्लोथ का इंतजाम कर रहे हैं. तो अब जिस तरह से इंतजाम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए?
फेयर होना चाहिए, जस्टफुल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे स्टार्टअप होता है वो यहीं से होता है कि जो हमारे एथिकल इश्यूज हैं वो हमारे सामने जो है वो क्या क्या है। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम बात करें और कंसर्न की कि बिजनेस को, बिजनेस इज क्वाइट सेपरेट, ये एक मिथ है ना। मिथ क्या है? मिथ ये है कि हम जो है वो we are not concerned, we are not businessmen are a very rational person, they are not concerned with the emotions of the people। तो ये बिल्कुल गलत मिथ है। तो इसी तरह हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल से तो हमने एक बात का आगाज किया। इसी तरह 1960s में का एरे है जिसमें एक प्रॉपरली एकेडमिकली वे में लव्स बिजनेस एथिक्स को इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, बताया गया। और 1960s के जो आइडियाज हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली इन्वायरमेंट को लेके इश्यूज थे, कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से। जैसे कि आप जानते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जी, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे गहरा असर रहा वो फैक्ट्री, टू मच मास प्रोडक्शन और फैक्ट्री के प्रोडक्शन का सबसे गहरा असर किस पे पड़ा? इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, इन्वायरमेंट पे कैसे पड़ा? क्योंकि देखें, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं तो उसके लिए हमें वुड चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, हमें वेजिटेबल चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें नेचर का सहारा है। नेचर एनवायरमेंट को ही हम ट्रेड करेंगे। तो अब उसके अलावा फिर हम उसके केमिकल इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिकेंट होता है, और फिर वो उससे हम नेचर को क्या करना शुरू हो गए थे? ऑर्गेनाइजेशन डैमेज करना शुरू, पोल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो गया, एयर पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन, गार्बेज करने लगे, तो मरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो 1960s के अंदर सबसे बड़ा अनएथिकल इश्यूज ये था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर थी वो प्रॉफिटाइजेशन के अमल में इतना ही मधु हो गई कि वो भूल बैठे कि ये जो नेचर है इसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और इस तरह से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो था एसआर। एसआर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मूवमेंट थी कि हम सबकी एक शहरी जिम्मेदारी है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पे इट फॉरवर्ड, रिटर्न टूवर्ड द सोसाइटी, कि हम इस सोसाइटी के से अर्न कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट से अर्न कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को हमने डेवलप करना है। फिर गो ग्रीन मूवमेंट चली गई जिसमें दरख्त लगाओ और माहौल बचाओ, माहौल को आलूदा होने से बचाया जाए। तो ये आपने बड़े देखे होंगे डिबेट्स हैं कि भाई कार है उसके व्हील से, उससे धुएं से जो है वो माहौल खराब, माहौलियाती आलूदगी फैल रही है। तो ये जो 1960s का एरे है वो जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके रेस करता है और फिर एक इन्वायरमेंटल एथिक्स जन्म देती है। और ये हमारा एक चैप्टर भी है पूरा कंप्लीटली, लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर। 1970 डिकेड, 10 years के हिसाब से हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं। 1970 का जो एरे है ये एक रिसेशन रहा दुनिया भर में। और इसमें अगर हम इश्यूज की बात करें तो दो इश्यूज जो हैं वो एथिक्स के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। एक तो है आपका जो है एनवायरमेंटल इशू, जैसे कि आपको बताया। एक और इशू रेज हुआ, वो था ह्यूमन राइट इश्यूज। ह्यूमन राइट इश्यूज कि जहां हम नेचर की बात कर रहे हैं, चरिंद परिंद को बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहां हमें ह्यूमन राइट्स को, राइट प्रोटेक्शन के तहत ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करना है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन कि जो हमारे इंडस्ट्री है, जो हमारी फैक्ट्री है, वो जो हमारी कमोडिटी है, वो ऐसी ना हो जो हार्म करे। ये बातें, जैसे कि आपने इंडस्ट्रियल एरिया सेपरेट कर दिए, कमर्शियल एरिया सेपरेट कर दिए। अब एक प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, वो फैक्ट्री लगा दी शहर के पास, सीमेंट फैक्ट्री है, तो लोगों को तो उसके धुआं से दमे की, टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस होना शुरू हो जाएगा, बीमारी शुरू हो जाएगी, तो उनको डैमेज होगा। इसी तरीके से अगर हम ओपन कर लेते हैं ऐसे फैक्ट्रीज और शहर के अंदर, तो एक शोर गुल, धुआं, नॉइस पोल्यूशन, केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो ह्यूमन की लाइफ भी, तो जैसे जहाँ हम चलन पलन और नेचुरल एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं, वहीं हमें ह्यूमन की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पेटेंट्स मेंशन किए जाते हैं और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो भी बता दिए जाते हैं। इवन थ्रो द मेडिसिन के भी ड्रॉबैक्स बता दिए जाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। ये एक एथिकल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो कंसिडर डेवलप की गई 1970 में, कि कंपनीज को जो है इस तरह के जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको हेड ऑन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, और ऐसे कंसर्न जो है वो रेज न कीजिए। अब ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर बहुत बात की जा सकती है। अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझे, मैं इसको थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली बात बताता हूँ। ये जो नेग्रोस थे, ब्लैक्स थे, इससे पहले जो है वो 17-18 सेंचुरी तक ऐसा हुआ करता था, इनको स्लेव कंसिडर किया जाता था। ये अफ्रीका में पूरे के पूरे जो है वो उनको किडनैप समझ लें, एक तरह से जहाज में हेलीकॉप्टर में भर के लेकर आ गया और अपनी फील्ड में, अपने जो है वो बागात में, अपनी फैक्ट्रीज में लाकर उनको बंद कर दिया। अब उनको जिंदा रहना है तो काम करना है, काम करेंगे तो 2 वक्त का खाना मिलेगा, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते थे। तो उनकी कोई मजदूरी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, यानी एक तरह के स्लेव कह लें। जैसे कि एक ज़माने रोमन दौर में भी ऐसे ही था, जितने भी वो इंटायर रोमन ग्रीस से, वो सब गुलाम बन जाते थे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही था कि इंसान की कदर नहीं है, इंसान को हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एक वर्किंग आवर्स होने चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक एथिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये सब कब, ये सारे इश्यूज कहाँ से रेज होते हैं? ह्यूमन राइट इश्यूज से। ठीक है। तो 1970 से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसने जोर पकड़ा। 1980s में अगर हम एथिकली इश्यूज की बात करें, तो जो मोस्ट हाईलाइटिंग इश्यूज था वो था फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगे, बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे स्कीम होने लगे, और जो है वो इस तरह से हर कंपनी ने फिर अपना एक एथिकल कोड बनाया, और जो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ लॉयल्टी डिक्रीज होने लगी। अब उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है उनको कोई ग्रीवेंस हो, या उनको वर्कलोड ज़्यादा हो, या उनको अच्छे से ट्रीट ना किया जा रहा हो। क्योंकि देखें, जो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि वर्कर्स को क्या कंसिडर किया जा रहा था? स्लेव। बल्कि देखा है ना आपने, नौकर बोले हैं, नौकर पेशा आदमी हूँ मैं, तो नौकरी लग जाए मेरी। तो हम जॉब का टाइटल ही नौकरी है, और बड़ा ही फख्र समझा जाता था, अरे भाई नौकर साहब हो गए, अरे नौकरी लग गई मेरी। तो नौकर यानी गुलाम और नौकर एक ही तो बात हो गई। अब ये लफ्ज़ चेंज हो गए, टीम, वर्कर्स, एम्प्लॉयर, पार्ट ऑफ मेंबर, वी आर द फैमिली। तो ये जो बिहेवियर स्टडीज़ हैं उसने ये साइकोलॉजिकल वर्ड्स को भी एक तो स्टैटिक किया, और साथ साथ मीनिंग्स भी बदल दिए गए, कि जो उनको ट्रीट नॉट, डोंट लाइक लाइक लेबर, नॉट अ वर्कर, और उनको गुलाम तो सब बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ 1980s में। यही एक है कि जो एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी थी वो जाती गई। शायद यही वजह रही कि उनको जब सप्रेस किया गया, उनको उनसे बहुत ज़्यादा काम कराए गए, या उनको तनख्वाहें उनको उनकी मतलब कि ना मिल सकी। तो फिर देखिए उसने क्या किया, पैसे मारना शुरू कर दिए, यानी उसने स्कैमिंग शुरू कर दी, उसने फाइनेंशियल फ्रॉड करना शुरू कर दिए। तो ये जो 1980s के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़े बड़े स्कीम्स बने, और जो इश्यूज रहे, फिर इसके अगेंस्ट फिर देखेंगे हम बहुत सारे कोडेक्स बने, प्रिंसिपल्स बने, कोड ऑफ कंडक्ट बने, फिर आगे जाके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बना दुनिया में, ताकि मॉनिटर कर सके वो पब्लिक कंपनीज को। फिर बहुत सारे इदारे वजूद में आए जिनका काम ये था कि एथिक्स को मेंटेन किया जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही 90s हम देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे मामला बढ़ते जा रहे हैं। तो 1990s में अगले 10 साल में एक और एथिकल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज तो रहा, और दूसरा चाइल्ड लेबर इश्यूज। चाइल्ड लेबर क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता चीप लेबर आपको मिल जाता है, और मेहनत भी ज़्यादा कर लेता है। हालांकि ये तो एक सख्त कानून बना हुआ है कि नहीं, ये सब इसके बाद ही इशू हुआ। वुमेन को यूज़ करना, चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करना फैक्ट्री में, वर्क में, उससे उनकी पे और वेजेस बहुत कम होती थी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती थी। तो अपना मुनाफा ज़्यादा करने के लिए तो ये लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, और फिर लेबर ने अपनी यूनियंस बनाई, अपनी आवाज़ उठाई। तो 90s में इस तरह की मूवमेंट नज़र आई। दूसरी बात, अनसेफ वर्क। ये देखिए, ये तो आज भी है। लोगों के जो काम ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करते चले जा रहे हैं। यानी अगर उनकी ज़िंदगी 60 साल की है तो वो 40 की रह जाएगी, क्योंकि वो काम की नौयत ऐसी है। केमिकल के अंदर डील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं, जो कि लाइफ को स्लोली स्लोली डैमेज करता चला जा रहा है। यानी चाहे वो आँखें हों, चाहे वो आपके थॉट हो, या आपके जो है वो मेंटल कैपेसिटी। क्योंकि
वो इतनी कंज्यूम हो रही होती है मैकेनिस्टिक वे में, क्योंकि देखें एक ह्यूमन के अंदर एक पोटेंशियल है, एक टेंडेंसी, कैपेसिटी है 4 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। अब आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते चले जाएं तो वो डिक्लाइन होगा ना, लाइक मशीन वो डेप्रिशिएट जल्दी होगा ना। तो ये जो लेबर के जो इश्यूज थे, उसकी जो लाइफ के इश्यूज थे, जो चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन थी, ये 90s के हमें ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल इंटरनेशनली, ये मसला सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये ग्लोबली इश्यूज थे। फिर उसका हल ये निकाला गया कि लेबर राइट्स बने, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन की बात की गई, ठीक है। और एक और इशू जैसे दिया हुआ है इसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, तो वो यही मिसमैनेजमेंट है कि ट्रीटमेंट विद द जो है वो लेबर। अच्छा, 90s के बाद 200, 90, अच्छा, डू यू सी द स्क्रीन एज वेल स्टूडेंट्स? Do you see the screen as well? Do you see the screen as well? yes sir. ओके, ठीक है। मूव होते हुए भी शो हो रही है आपको, ऐसा तो नहीं है, स्ट्रक तो नहीं हो रही है? So right now you are seeing the 200. Okay, okay. Thanks for your feedback. In history, in 20th century, in 21st century, you can say that that was in the current contemporary world. यहाँ पे एक तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि देखें जितनी, ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तरबियत जिसे कहते हैं हम, एक शख्स पेंसिल चोरी करता है और उसको वापस करने का कोई नहीं कहता, कहता रख लो बेटा, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अब उसकी तो आदत बन गई, अब वो ऑफिस जाएगा तो वो पेन चोरी करेगा, फिर और आगे जाएगा वो पेपर चोरी करेगा, फिर उसको पढ़ा दो, लिखा दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, तो फिर वो बड़े बड़े गबन करेगा, करोड़ों रुपए की चोरी करेगा। तो वो चोरी जो है वो तो उसकी आदत, तो फितरत, तरबियत का हिस्सा बन गई ना, मतलब तरबियत से, यानी एजुकेट होने से कुछ नहीं होगा। मैनेजर्स बना दें आपको, आपको सीईओ बना दें, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दें, आपको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना दें, आपको जो है वो डायरेक्टरशिप मिल जाए और आप मालिक बन जाएं, आप जो है वो जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड हों, सीईओ हों, लेकिन कुछ भी नहीं, ठीक है। एमपी एमएनए वो तो अलग बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी सी बड़ी पोजीशन पे चले गए और आपने बड़ी तालीम, डबल डबल डिग्री, डबल डबल मास्टर, डबल डबल पीएचडी और पता नहीं क्या कुछ कर लिया, लेकिन मसला ये है कि आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, लेकिन आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो सिफर की सिफर है। यानी पहले भी चोर थे और अब छोटा चोर छोटी सी चोरी करेगा, मोबाइल छीन लेगा, पर्स मार लेगा, कंगन चोरी कर लेगा, घर में घुस के निकाल लेगा पैसे, बस। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो जिसने अकाउंटेंसी सीखी है, जिसने आईटी सीखा है, जिसने मैनेजमेंट, वो जो घबन करेगा तो फिर वो तो करोड़ों अरबों रुपए के घर को घबन करेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पढ़ना लिखने के साथ साथ, तालीम के साथ, दूसरा एक और एसेंशियल एलिमेंट जो वो है तरबियत, जिसको हम कहेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरल वैल्यूज। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है 20th सेंचुरी के अंदर, कि बड़े पढ़े लिखे लोग नज़र आए और बड़े बड़े स्कीम भी नज़र आए। जो है वो एनरॉन का केस है, सिटी ग्रुप का केस है, ऑडिट के अंदर लोगों ने घपले करे। अभी रिसेंटली आप नेटफ्लिक्स पे एक स्कैम 1992 है शायद, आई थिंक, वो एक मूवी बनाई है अरशद मेहता की बॉलीवुड में, तो वो उन्होंने दिखाया उस ज़माने का एक स्कैम हुआ। यहाँ 90s में नेशनलाइजेशन के नाम पे जो है वो बहुत बड़े स्कैम हुए थे। इस तरह से हुआ था कि जब भुट्टो थी तो भुट्टो साहब ने जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया, वो कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन उन्हीं की बेटी जब आई वापस उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अच्छा, जब प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करने का ऐलान करते हैं तो सारे इदारे कौन ओन कर लेगा? गवर्नमेंट ओन कर लेगी। अब ऐसे में तो एक जबरदस्ती पकड़ दकड़ हो गई ना, कि नहीं बस आप छोड़ो और ये अब आज से हम ओन करते हैं। तो ये जो बहुत सारे ऐसे कानून हो गए, कानून, वो मुझे एक और मूवी याद आ, बदमाश कंपनी, वो वो लॉस को देखते हैं और लॉस को देख के स्केम करते रहते हैं। या फिर एक और थी लेनार्डो डिकैप्रियो की, बहुत अर्ली मूवीज है उसकी जमाने की, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। तो हमें इस तरह के बड़े जदीद किस्म के फ्रॉड हमें नजर आ रहे होते हैं। अब आज के ज़माना ताला तोड़ के चोरी करने का तो रहा नहीं है, अब तो ताला चाबी पासवर्ड है, जिसे हम कहते हैं आज के ज़माने में साइबर क्राइम। बार बार ईमेल्स आते रहते हैं बैंक की तरफ से कि भाई हम नहीं कर रहे कॉल, हम नहीं कह रहे आपको, वो जो है वो कोई मैसेज मेल नहीं करेंगे, डर है ना हमको।
अगर आप अब तो चलो ईमेल इंटरनेट बैंकिंग के बजाय वो तो फ़ोन बैंकिंग हो गया। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अब उसके अंदर आपके क्यूआर कोड हैं, उसके अंदर आपके जो है वो प्रोटेक्शन जो है कोड लगे हुए, पासवर्ड लगे हुए, तो वो भी अगर कोई आप शेयर करें और कोई आपका डाटा हैक कर ले तो चोरी। अब तो चोर तो है जो आईटी में एक्सपर्ट रखता हो, बेहतरीन किस्म का हैकर हो, तो वो बेहतरीन किस्म का आला दर्जे का चोर होगा, डिग्री सर्टिफाइड चोर कहलाएगा वो। ठीक है, बड़ी फिल्में देखिए, धूम 1 2 3 4 5, वो बता रहे हैं चोरियां कैसे करनी है। तो चोर को तो देख के खुश होने तालियां बजा रहे हैं, अप्रेस कर रहे हैं कि भाई वाह वाह जबरदस्त, वाह वाह, ये तो हमारा हीरो है। तो ये जो 20वीं सेंचुरी है, यानी मेरा बार बार इस बात पे आपको तवज्जो मरकूज कराना है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बात हो रही है। तो मैं आपको जब भी तो बार बार कर रहा हूँ, एजुकेट होने के साथ साथ हमें क्या होना है, हमारी मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग का होना भी जरूरी है, हमारी मोरल वैल्यूज भी जरूरी है। चलो भाई कोई नहीं देख रहा सो में, चलो भाई पेन रखते हैं जेब में और चले जाते हैं, भाई ये आदत। चलो कंपनी में गए, कंपनी के वक्त पे हम अपना पर्सनल जाती काम फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, चलो पैसे मार लेते हैं, चलो कैश काउंटर से चीजें निकाल लेते हैं, ये और बड़े बड़े हम ये तो छोटी छोटी चीजें बात, यानी जिसकी जितनी बड़ी पोजीशन है वो उतनी बड़ी जो है वो चोरियां जो है वो माइंड इन्हीं चीज़ों में चल रहा है कि भाई अच्छा इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। तो खैर एनीवे, साइबर क्राइम आपको पता है कि जो जो है वो इंटरनेट वारफेयर होती है, यानी समझ लें ये जो किस तरह की वॉर है, ये टेक्नोलॉजिकल वॉर है। इसके अंदर डाटा हैकिंग करना, पूरी पूरी कंपनीज का सेटअप लगा देना, मिनटों सेकंडों में भाई आप कोई स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश कर दें और प्राइस लोअर डाउन कर लें, वहाँ से शेयर बाय करें और फिर दोबारा से प्राइस अप कर लें, किसी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लें, जाली न्यूज़ चेंज शेयर कर दें और उसके बाद उस एक न्यूज़ को स्प्रेड होते ही के साथ आप देखेंगे मार्केट के अंदर उस कंपनी की डैमेज हो जाना है और आपने वो शेयर खरीद लेना है। तो भाई ये सब कुछ बहुत खतरनाक, यानी आजकल प्राइवेसी इशू बहुत ज़्यादा है साइबर, और आप तो जगह जगह अकाउंट खुल के बनाए होते हैं, जगह जगह अपना पर्सनल डाटा शेयर कर रहे होते हैं, हर एप्लीकेशन आपसे पर्सनल डाटा मांग रही होती है, फिर आपको मैसेजेस आते हैं। आपने कभी सोचा नहीं है कि आपको खादीज आपके पास जो है वो अरमानी, खादीज और ये वो पता नहीं कितनी कंपनीज के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कपड़े ले लो, जूते ले लो, 20% 15% 15% मुफ्त में ले लो, बाद में बस। ये इतने कहाँ से आपको मैसेजेस आ रहे हैं? डेटाबेस है ना, इतनी जगह लॉग इन हुए, इतनी जगह पासवर्ड शेयरिंग की है। तो पर्सनल इशू, प्राइवेसी इश्यूज तो बहुत, यानी आज के ज़माने में जो अनएथिकल है वो ये कंपनीज खोल के बैठे हैं डाटा माइनर के नाम से, जो आपको पूरा पूरा डाटा सेल करते हैं। अच्छा आपको फला एरिया का चाहिए, किसी पे ब्लॉक 6 का, अभी हम आपको डाटा दे देते हैं, यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, इतने लोग हैं, इतने काम करते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पूरा डाटा बेस ये है आप, और ना भी नहीं तो लोग हैक करके कहते हैं, अभी मैं डाटा निकाल के दे देता हूँ आपको। तो ये मेरी बात आपको शायद समझ आ गई होगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आप अपने आइडियाज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगो, डिजाइन, पेटेंट। तो इसका आपका आइडिया किसी ने सुना और कहीं दूसरी जगह जाकर डिलीवर कर दिया, और कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप? तो आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो आप किस तरह का बिजनेस आप शुरू करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो ये तो सारा कुछ हो गया। सही है। अब ज़रा हम जो है वी हैव ये जो सर्बन ऑस्ले एक्ट है, ये बेसिकली एस ओ एक्सॉक्स भी कहते हैं इसको, एस ओ एक्सॉक्स सर्बन ऑस्ले एक्ट 2002 में बना, जिसके अंदर जो बेसिक मकसद यही था कि हम जो है वो किस तरह से इसको ओवरकम करें, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है। तो वही देखें, ये सिंपल सी बात हम इसको एंड अप करेंगे कि बेसिकली ये सब इसलिए है कि लोगों के अंदर इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी और दयानतदारी जो है वो समझाई जाए, सिखाई जाए। ठीक है, और हर रिलीजन, कोई रिलीजन चोरी करने का नहीं कहता, दयानतदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, और यही एथिक्स में भी यही तो बात है, सारा सबक ही यही है कि फेयर हो, जस्टिस हो, ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी हो, मोरल वैल्यूज आपके पास कैरी ऑन हो। अब क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए वो करे तो बताते हैं मुझे, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, पब्लिसिटी टेस्ट, यानी लोगों के साथ आप किस तरह से ईमानदारी कैसे चेक होगी ना, ट्रस्टेड फ्रेंड, रेसिप्रोसिटी के आप दोनों तरफा जो रिलेशन है, यूनिवर्सलिटी यानी एक ऐसा कानून जो सबके लिए, ऑबिट्यूरी यानी आप सबके लिए एक सा है, कोई इनइक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहा है। तो आपकी ये जो बिहेवियर्स हैं, ये कुछ शो कर रहे हैं कि जो शो करते हैं आपकी दयानतदारी को, आप हम्बल हो, ह्यूमिलिटी, आप कंसर्न आपकी ग्रेट कॉज के लिए हो, सबके लिए सोच रहे हो, ट्रस्टफुल हो, लॉयल हो, फुली कमिटमेंट हो,
फेयरनेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होल्ड कर रहे हो, उसके अलावा आप सबको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट करें गुड फॉर द अदर्स, आप दूसरों को भी डेवलप करें, ये कि नहीं सिर्फ खुद को। इस तरह से आप माफ़ करें लोगों को, बदले ना लेते हुए रिवेंज लेते, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बनता है एथिकल, जिसके अंदर हमें इंटीग्रिटी नज़र आती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ बताया गया, जो मैनेजर है, मैनेजर जो है वो अपने अंदर कुछ ऐसे कानून बनाए, एक ऐसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो एथिकल बिहेवियर सेट करे। ठीक है, जो मॉडल होगा ना, रोल मॉडल, वो ही अगर एथिकल प्रैक्टिसिंग नहीं करेगा तो बाकी तो फिर वो कहेंगे अरे भाई हमारा बॉस तो खुद देर आता है, हमारा तो बॉस खुद चीट करता है, तो फिर हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन में ही चीटिंग का कल्चर है, तो मैं एक ईमानदार होकर क्या करूँगा। तो ये नहीं होना चाहिए। एथिकल मैनेजर आर एबल टू मेक देयर ओन रूल्स, और वो एक एथिकल कल्चर बनाए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर स्टेब्लिश करे। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब सवाल ये कि इज एवरीवन अनएथिकल? अब ये भी नहीं है कि सारे लोग चोर हैं, या हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ तो सारे लोग अनएथिकल हैं, तो ये कहना भी गलत होगा। ठीक है, या ये कहें सारे लोग पाक पारसा हैं, नेक हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैनी मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर देयर। तो हम उसको क्या करें, हम किस तरह से, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें हमें इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है। फेवरेटिज्म, इन ग्रुप होते हैं कि जो आपके अपने ग्रुप के लोग हैं, उसमें आपका फेवरेटिज्म है जो बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो आप कुछ अनएथिकल कर रहे हैं, या आप बाइस, प्रिजुडाइज मतलब बाइस हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया, ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो हैं ही ऐसे, वो लोग तो अच्छे होते हैं, ये लोग तो बुरे होते हैं, ये आपने बेसिकली ये एक डिवाइड लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि चीटिंग कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड, यही कॉन्सेप्ट रहा, और एक एथिकल कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, चीटिंग कल्चर एक को देख के एक सीखते हैं, तो कोई कानून साजी की जाए और जो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं। तो ये बहुत सारे इस तरह के उन्होंने केसेस दिए, बताए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में होते आए, और ये वो जो मैंने अभी आपको पढ़ा है उसका समअप है पूरा का पूरा, कि किस किस तरह से जो है वो टाइम स्केल में रहा है। और फिर ये कुछ जनरेशन वाइज ये कुछ इश्यूज हैं जिसके परसेंटेज टेबुलर में दिए हुए हैं कि किस ज़माने में कौन सा इश्यूज जो है वो ज़्यादा हाईलाइट रहा। ठीक है, तो इसका एंड अप क्या है, हम उसको कंक्लूड करते हैं। वो ये है कि हमें एथिकल कल्चर डेवलप करना है, चीटिंग कल्चर को डिक्लाइन करना है। दूसरी बात, हमने एक रोल ऑफ ट्रस्ट बताना है। एथिकल कंडक्ट कंडक्ट कहते हैं बेटा कोर्स ऑफ एक्शन को, कि हमें एथिकल कंडक्ट करना है, एथिकल एक्शंस रखनी है डिसीजन मेकिंग के वक्त। ठीक है, और कोई ना कोई पॉलिसीज बनाते वक्त, प्रोडक्ट मेकिंग करते वक्त हमें क्या करना है, एथिकल जो है वो चीज़ों को कंसर्न करना है। फिर एक मूवी मुझे एक और याद आ गई आपको, अगर आपने देखी हो, सोशल नेटवर्क। तो सोशल नेटवर्क बेसिकली ये जो फेसबुक का मालिक है, जो हमारा ये मार्क जुकरबर्ग, तो वो उनके साथ